जय हिंद दोस्तों, मैं सेम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर प्यारे बच्चे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। यहाँ से आपको एक से दो ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, हो सकता है एक ही आए, ये भी संभावना है कि एक भी ना आए, ठीक है। लेकिन फिर भी चीजों को हमें पढ़ना है, सिलेबस हमें पूरा करना है, अच्छे से जाननी है सभी चीजें। तो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं आपको कोई लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, सीखनी कोई लैंग्वेज नहीं है। बस होता क्या है, कौन सी लैंग्वेज किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, उस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं क्लास को। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सभी कैसे हैं। शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है, द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट लर्निंग इज दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। यानी कि शिक्षा की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसे इससे आपसे कोई ले नहीं सकता, चोर इसे चुरा नहीं सकता, इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि एक जैसे संपत्ति जब बढ़ती है ना तो उसका बंटवारा हो सकता है, लेकिन जो पढ़ लिया, जिसने शिक्षा हासिल कर ली, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो नहीं छीन सकती, ना चोर चुरा सकता, ना वो क्या है, ना टूट सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता उसका, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज होती है। तो अगर आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। सिलेक्शन हो जाएगा तब भी, नहीं होगा तब भी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ देखते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि एसक्यूएल है, स्विफ्ट है, सी प्लस प्लस है ना, इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो जो कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, है ना। जो कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है मेरे भाई, ये दो प्रकार की होती हैं। कंप्यूटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कौन कौन सी? एक होती है एल 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 का अर्थ क्या है जी? तो हम कहेंगे इसका मतलब होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हमारा, ये है हमारा एल 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 यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। और एच एल एल की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? एच एल एल। तो एच एल एल की फुल फॉर्म होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेजेस की हमारी फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की होती है। एक होती है मशीन लैंग्वेज, जिसे हमारा कंप्यूटर समझता है, जिसका उदाहरण है बाइनरी। जिसका उदाहरण कौन सा है? जिसका उदाहरण है बाइनरी लैंग्वेज, जिसे आप हम कहते हैं। इसी को मशीन लैंग्वेज भी कह दिया जाता है, ठीक है। एक होती है असेंबली लैंग्वेज, और इसकी असेंबली लैंग्वेज के उदाहरण कौन से हैं? तो एड ए सब भी ये होती हैं। हालांकि ये कभी भी नहीं पूछी गई, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो कई सारे अलग अलग एग्जांपल होते हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, पास्कल, है ना, एसक्यूएल, है ना, फोर्ट्रॉन, कोबल, बहुत सारी हमारे यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दो भागों में हमने बांट दिया। अब बात करते हैं कि इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, तो देखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा एक औपचारिक भाषा, एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसे डिजाइन करने के लिए किया जाता है। यह भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोग की जाती है, ताकि वह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके आप कंप्यूटर को बता सकते हैं कि उसे कौन सा काम कैसे और कब करना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है किस चीज का? कंप्यूटर लैंग्वेजेस का। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज डिजाइन टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क। यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन टेल द कंप्यूटर व्हाट वर्क्स इट हैज टू डू एंड व्हेन एंड हाउ। ठीक है, चलो। इसके बाद हम देखते हैं वह भाषा जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है, कौन सी कहलाती है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं, या हम इसे, ठीक है। तो क्या है वह भाषा जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है? द लैंग्वेज विच इज क्रिएटेड टू प्रिपेयर अ कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम लिखने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहेंगे? उसे हम प्रोग्रामिंग कहेंगे। और प्रोग्राम यानी कि कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है जी। जो प्रोग्राम लिखता है उसे हम प्रोग्रामर कह देते हैं। प्रोग्राम यानी कि जो सॉफ्टवेयर को बना रहा होता है, जो लिख रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। यानी कि वह जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर बनाता है उसे प्रोग्रामर, व जो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हम इसे ही कह देते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर कौन होता है? जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग करके प्रोग्राम को लिख रहा होता है। लिखने का मतलब प्रोग्राम बना रहा होता है। बताएंगे आसान शब्दों में सभी चीजें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं, यस और नो? वेरी गुड। The language which is created to prepare a computer program, the process of writing a program is called programming. The person who writes the program is called a programmer, and the person who makes the software is called a programmer and software developer. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार यस करके मुझे बताएंगे कि हाँ जी यहाँ तक की बात हमें क्लियर है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और वन लाइनर देखते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो प्रोग्राम लिखने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। कोडिंग क्या चीज कहलाती है? तो एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग में बदलना हमारा क्या है? एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? आपका कोडिंग कहलाती है। और एल्गोरिथम क्या चीज होती है? किसी भी चीज के बनने की, कोई सॉफ्टवेयर बनना है तो उसे बनाने से पहले उसके स्टेप बाय स्टेप उसके क्या रहेंगे, उसे हम एक तरह से एल्गोरिथम कह रहे होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में शब्दों तथा चिन्हों के उपयोग के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियमों को सिंटैक्स रूल कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर की भाषा में जो शब्द और चिन्ह के उपयोग के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, ये वन लाइनर है सीधे सीधे, उन्हें कौन सा रूल कहा जाता है? तो हम कहेंगे उन्हें सिंटैक्स रूल कहा जाता है। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को सिंटैक्स एरर कहते हैं। कंपाइलर से कुछ याद आ रहा है? याद करो जो सॉफ्टवेयर टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो कंपाइलर होता है ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है और एक साथ ही अंत में हमें गलतियां बता रहा होता है। तो कंपाइलर जो गलतियां ढूंढता है उन उन गलतियों को हम क्या कह रहे होते हैं? उन गलतियों को हम सिंटैक्स एरर कह रहे होते हैं। क्या एरर कह रहे होते हैं? उन्हें हम सिंटैक्स एरर कह रहे होते हैं। ऊपर दिखाइए कमेंट एक बार, ऊपर थोड़ा 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 नीचे, बिल्कुल।
सर एक रिक्वेस्ट है सिलेबस खत्म हो जाके बाद कमेंट पीडीएफ डाल देना, बच्चे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। सर आप मेरे कमेंट क्यों नहीं देखते हैं? नहीं देख पाएंगे, सॉरी, क्योंकि आपका कमेंट ही इतना आया है, क्यों नहीं देखते हैं बताओ। ठीक है, दूसरी चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लास पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, ना कि किसी एक बच्चे के कमेंट देखने के लिए। ये जो आपको यहाँ पर लाइव क्लास में कमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, इसका उद्देश्य होता है कि मान लो मेरी मेरी वॉइस नहीं आ रही आपके पास, तो आप मुझे बता सको वॉइस नहीं आ रही, या फिर मैं पूछूं समझ में आ गया तो यस। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए टेलीग्राम डाउट ग्रुप बना है, वहां पर आप देखते हैं सभी टीचर्स आपको रिप्लाई करते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि आज का रिप्लाई आपको कल ना मिल के परसों मिल जाए, लेकिन मिल जरूर जाता है अगर जेन्युइन आपका सवाल है तो। ठीक है, कैसे पढ़ सकते हैं कमेंट बताओ आप, है ना। आगे बढ़े, यहाँ तक चीज क्लियर है। सिंटैक्स एरर और प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों के बार-बार रिपीट होने को हम लूपिंग कहते हैं। क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मैं गोले बना रहा हूँ ना, ये सवाल है अपने आप में। ये क्या है? ये अपने आप में सवाल है, सिंपल सिंपल से, है ना। तो हम क्या कहेंगे, देखो प्रोग्राम लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हम कहेंगे प्रोग्राम लिखने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना क्या कहलाता है? तो एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। कंप्यूटर की भाषा में शब्दों या चिन्हों के उपयोग के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियमों को क्या कहा जाएगा? तो उसे हम सिंटैक्स रूल कहते हैं। जो नियम बनाए जाते हैं वो कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है? तो कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों के बार-बार रिपीट होने को क्या कहते हैं? उसे हम लूपिंग कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं मेरे भाई? उसे हम लूपिंग कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है तो एक बार यस करके बता दो। हम अब आगे तभी बढ़ेंगे जब आप मुझे बता दोगे। लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कैसे करें? सिलेबस कंप्लीट करिए, है ना। अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मैक्सिमम रिवीजन करिए, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए, उस एनालिसिस के आधार पर रिवीजन करिए। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं प्यारे बच्चे, तो क्या होता है हमारा, जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप पूरा कंप्यूटर रिवाइज नहीं कर सकते बार बार, क्योंकि पूरे कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें तो आपको आती हैं, बहुत सारी नहीं आती। आप पूरा रिवाइज करोगे रोज रोज तो सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूटर कर पाओगे। तो ऐसा कैसे हो कि हम सिर्फ उन चीजों को रिवाइज करें जो चीज हमारी कमजोर है। अब हमें कैसे पता हमारा क्या कमजोर है? तो वो हमें यहाँ पर बताता है ना। तो वो हमें बताता है कौन? वो हमें बताता है हमारा मॉक टेस्ट। जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं और हम मॉक टेस्ट को पूरे ध्यान से लगाते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि भैया ये जो मॉक है हमारा, इसमें ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है। अब आप देखो कि ये आपको आता नहीं था, या धोखे से टिक हो गया, या पढ़ा ही नहीं है। तीन चीजें, अगर धोखे से टिक हो गया तो अगली बार ध्यान से करना, अगर टाइम कम पड़ गया तो अगली बार स्पीड बढ़ाना, अगर पढ़ा था लेकिन भूल गए तो फिर उसी चैप्टर का रिवीजन करना। फिर क्या करना? पूरे कंप्यूटर का रिवीजन ना करके सिर्फ मान लो अगर कोई शॉर्टकट की क्या हो गई आपकी, मान लो कोई शॉर्टकट की ऐसी है जो हमारी नहीं हो पाई, मान लो, है ना। शॉर्टकट की ऐसी है हमारी कोई कि वो हमसे गलत हो गई, तो उसी दिन सेम डे सिर्फ शॉर्टकट की रिवीजन कर दो, पूरा मत करो। जिस चीज से गलत हो वही उसी का रिवीजन कर दो। तो इससे क्या है, हमारी हमें कमजोरी पता चलती है मॉक टेस्ट से के एनालिसिस से। मॉक टेस्ट से नहीं पता चलती कमजोरी, मॉक टेस्ट एनालिसिस से पता चलती है। ठीक है, और फिर उसी का रिवीजन कर दो। ऐसे आप करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। अब हम बात करते हैं एलएलएल। तो एलएलएल की फुल फॉर्म क्या है जी? हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस है, और एचएलएल की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस है। लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, कोबोल बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा, लोगो, कोबोल, जावा बेसिक, एलआईएसपी, रूबी वगैरह आदि। जो एलआईएसपी है ये एआई से संबंधित है। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। आप चाहें तो नोट्स बनाना, ना चाहें तो मत बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बस सरल शब्दों में समझ लेंगे तो चीज आप सवाल कर जाओगे, है ना। चलो, लो लेवल लैंग्वेजेस, एलएलएल, लो लेवल लैंग्वेजेस। तो मशीन भाषा कंप्यूटर की एक आधारभूत भाषा है। मशीन भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर समझने में सक्षम है। यानी कि मशीन लैंग्वेज ही, यानी कि जो बाइनरी लैंग्वेज है हमारी, ये बाइनरी लैंग्वेज ही हमारी ऐसी होती है जो जिसे कंप्यूटर समझने में पूरी तरह से सक्षम होता है। हाँ, वो भी रूबी नाम की ही एक बच्ची है और वो कह रही है सर मेरे नाम की भी लैंग्वेज है। जी हाँ है, ठीक है, खुश हो जाओ। अब हम देखेंगे तो किया जाता है जिसे जीरो ऑफ और एक ऑन के रूप में लिखा जाता है, और ये पहली पीढ़ी की भाषा है। यानी कि जो हमारी यहाँ पर मशीन लैंग्वेज है, जो लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है, ये किस पीढ़ी की भाषा है? तो ये तो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी पढ़ा था कि ये हमारी किसकी भाषा है? पहली पीढ़ी की भाषा है। बिल्कुल, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बाद फादर ऑफ बाइनरी लैंग्वेज कौन है? तो गॉटफ्राइड वेलहेम करके हैं ये आपके। और मशीन भाषा को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मशीन भाषा देखो बाकी बाकी भाषा क्या कर रही है, बाकी भाषा किसी और भाषा से उसे मशीन भाषा में कन्वर्ट कर रही है। तो ये तो ऑलरेडी मशीन भाषा है, तो इसके लिए थोड़ी ना ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। मुझे आपसे बात करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी क्या? क्यों पड़ेगी भैया? आप भी हिंदी बोल रहे हो, मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कौन सी वो लैंग्वेज ऐसी है जिसे ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज। ठीक है जी, अगला नंबर आता है हमारा असेंबली लैंग्वेज का। किसका? अगला नंबर आता है असेंबली लैंग्वेज का। तो इस भाषा में प्रोग्रामिंग हेतु मशीनी भाषा में प्रयुक्त अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर व अंकों यानी कि पूर्व निर्धारित शब्दों से बना न्यूमेरिक कोड प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि इस भाषा में प्रोग्रामिंग हेतु मशीन भाषा में यूज अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर व अंकों से बना न्यूमेरिक कोड प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि न्यूमेरिक कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो वो असेंबली लैंग्वेज है आपकी, है ना। उदाहरण ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सभी चीजें। जो असेंबली लैंग्वेज है किस पीढ़ी की भाषा है हमारी? तो ये दूसरी पीढ़ी की भाषा है ना। ये हमारी दूसरी पीढ़ी की भाषा है, और ये अंतर्निहित मशीन मशीन बारीकियों से क्या है बनी होती है। असेंबली भाषा में शिफ्ट ऑपरेशन का प्रयोग गुणा और भाग के लिए किया जाता है। जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसमें एक लैंग्वेज शिफ्ट ऑपरेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गुणा भाग के लिए किया जाता है। तो आपको अभी तक ऐसा लगा ही नहीं होगा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर को इतना सरल बनाया जाए, इतनी सरल तरीके से समझाया जाए कि आपको कोई भी दिक्कत ही ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर। आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो कंप्यूटर असेंबली भाषा को समझने में सक्षम नहीं होता, इसलिए हमने आपको बताया था, याद करिए ट्रांसलेटर में, कि निमोनिक कोड को बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि मशीन भाषा में कोई भी ट्रांसलेटर यूज नहीं हो रहा था। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम के अन्य नाम क्या हैं? इसी को हम सोर्स कोड भी कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं, फिर निमोनिक कोड भी हम इसी को कह रहे होते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज से लिखे जाते हैं, इनके पुराने नाम है। ठीक है, या अन्य नाम है। असेंबलर जो सॉफ्टवेयर द्वारा इसे मशीन भाषा में बदलकर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में अनुवादित करने में सक्षम है। असेंबलर किस लिए होता है? तो असेंबलर सॉफ्टवेयर के द्वारा इस भाषा को असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदला जा सकता है। तो ऐसा ही लग रहा है लगभग हम सॉफ्टवेयर का रिवीजन कर रहे हूँ, है ना। चलो, तो ये तो हमारी हो गई कौन सी वाली, जो हमने ये वाली लैंग्वेजेस पढ़ी थी ना इधर,
लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें मशीन लैंग्वेज के बारे में भी जान लिया और असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी जान लिया। अब हम आ जाते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है ना? क्योंकि इधर वाला पार्ट हो चुका है, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ इधर का, है ना? बिल्कुल सर, कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन का भी रिवीजन हो गया, बहुत बढ़िया। नहीं, इनके नहीं पूछते, जिनके पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जिनके पिताजी इंपॉर्टेंट है उनके बताएंगे, जिनके नहीं है उनके बताएंगे ही नहीं, जिससे कि बहुत ज्यादा नाम याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हमने देखा कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ये से हम दो भागों में बांटते हैं मेनली, कौन-कौन से? एक एलएलएल यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, एक एचएलएल यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। फिर हमने देखा कि लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार की होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज, एक मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का उदाहरण होता है बाइनरी 0 और 1, और असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं कुछ। हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पास्कल ये वाली होती हैं। फिर हमने बात की कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा एक औपचारिक भाषा होती है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ना? जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोग की जाती है ताकि वह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके आप कंप्यूटर को ये बता सकते हैं कि कौन सा काम कैसे कब और कहाँ करना है। ठीक है, चलिए, वह भाषा जो कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है क्या है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग कहलाती है। और वो व्यक्ति जो प्रोग्राम लिख रहा होता है वो प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर कहला रहा होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम लिखने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। कंप्यूटर की भाषा में शब्दों तथा चिन्हों के उपयोग के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियमों को हम कंप्यूटर की भाषा में सिंटैक्स रूल कहते हैं। और अगर कंपाइलर द्वारा जो गलती खोजी जाती है उसे जब बताया जाता है तो उसे हम सिंटैक्स एरर कह रहे होते हैं। और प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों के बार-बार रिपीट होने को हम लूपिंग कहते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर जान लिया। फिर हमने लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज जो कि पहली पीढ़ी में यूज होती है ये जान लिया, और इसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। फिर असेंबली लैंग्वेज में हमने जाना ये दूसरी पीढ़ी की लैंग्वेज होती है जो आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग वगैरह के काम करती है, और न्यूमेरिक कोड का प्रयोग हम इसमें करते हैं। न्यूमेरिक कोड से आपका असेंबली लैंग्वेज में बदलने के लिए, या मैं कहूं तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिक कोड को बाइनरी भाषा में बदलने के लिए असेंबली भाषा में लिखे जो कोड होते हैं उनका अन्य नाम सोर्स कोड या प्रोग्राम या सोर्स प्रोग्राम, इसे भी आपका किसमें मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए हम असेंबलर का प्रयोग करते हैं। असेंबलर सॉफ्टवेयर द्वारा इसे मशीन भाषा में बदलकर ऑब्जेक्ट में प्रोग्राम में अनुवादित कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एचएलएल यानी कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस, है ना? हम यहाँ पर देखेंगे, देखो इसमें याद अभी तक हमने चीजें समझी, अब कुछ चीजें याद करने वाली भी होंगी और वो आपको याद ही करनी है ना? वो आपको क्या है, याद करनी होंगी। तो हम देखेंगे एचएलएल की फुल फॉर्म क्या है। एचएलएल की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहली चीज तो हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो एचएलएल कंप्यूटर में प्रयोग होती है और एवं मनुष्यों की भाषा के समान व समझने में आसान होती है। यानी कि जो एचएलएल होगी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या है कि ये कंप्यूटर में यूज की जाती है और ये आप और हम समझ सकते हैं, है ना? एक एवं मनुष्यों की भाषा के समान व समझने में आसान होती है। बोलचाल व लेखन में प्रयुक्त भाषा यूजर द्वारा इसे समझने में आसानी होगी, और प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा पूर्व निर्धारित शब्दों और व्याकरणों के नियमों का एक सेट होता है। हाई लेवल भाषाओं को समझने में कंप्यूटर सक्षम नहीं होता हमारा। इन्हें कंप्यूटर के लिए समझने योग्य बनाने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है ना? तो ये बात भी आप पहले से ही जानते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्हें लिखने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा बिट्स की धारा के रूप में, ये जो भाषा होती है ये बिट्स की धारा के रूप में आपकी क्या है, लिखी गई है। अब हम एक एक करके जो भी हमारी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी ले रहे होंगे, कुछ फैक्ट। सबसे पहले नाम आता है हमारा फोर्ट्रॉन का, है ना? देखो टोटल कितनी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो लगभग 21, 22, 24, 25 लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ी-थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला नाम है हमारा फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? हम कहेंगे फार्मूला ट्रांसलेशन होती है। ये सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा है जिसकी रचना सन 1954 में आईबीएम कंपनी के जॉन बेकस के द्वारा की गई थी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? सबसे पहली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? सबसे पहली हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? तो वो हमारी फोर्ट्रॉन थी। फोर्ट्रॉन का कमर्शियल वर्जन कब आया था? तो 1956 से 1957 में। कब? तो हम क्या कहेंगे कि जो फोर्ट्रॉन है हमारा, इसका कमर्शियल वर्जन कब आया था? 1956 से 1957 में रिलीज हुआ था। 1956 से 1957 में हमारा रिलीज हुआ था। कब? आपका फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने जाना वो सभी हम जानते थे, उसमें कुछ भी नया नहीं था ज़्यादा। अच्छा, अब जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है इसका और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये गणित और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए बनाई गई है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि दिए गए विकल्पों में से वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वैज्ञानिक गणनाओं के लिए बनाई गई है, तो याद रखना वो फोर्ट्रॉन। और ये सवाल पूछा गया है ना? मैथमेटिक्स ओरिएंटेड एंड साइंटिफिक ओरिएंटेड होती है। सबसे पहले प्रयोग की गई व्यावसायिक भाषा कौन सी थी? तो हम कहेंगे सबसे पहले प्रयोग की गई व्यावसायिक भाषा हमारी यही है, हमारी कौन सी? फोर्ट्रॉन। इसकी एक पंक्ति में मैक्सिमम 72 वर्ड लिखे जाते हैं, और फोर्ट्रॉन बीजगणित पर आधारित एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्ट्रॉन किस पर आधारित है, तो बीजगणित पर आधारित है। और फोर्ट्रॉन का जो मानकीकरण है वो एएनएसआई के द्वारा 1966 में से मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट इतनी हमारी नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एएनएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ठीक इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी, जिसका नाम है हमारा कोबोल। हाँ, बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं अगले पर, जिसका नाम है हमारा कोबोल। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। ये जो कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम कहेंगे कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। यह भाषा भी व्यापारिक प्रयोग के लिए बनाई गई थी। कौन-सी? कि जो आपकी यहाँ पर कोबोल है, ये किस लिए बनाई गई थी? ये भी व्यापारिक व्यवसाय के लिए बनाई गई थी। तो ये 2 पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी। हालाँकि है वो भी
व्यवसाय के लिए लिखा है देखो वहाँ पर कि ये सबसे पहले की जाने वाली व्यापारिक भाषा थी। लेकिन अगर मैं मेनली बात करूँ तो फोर्ट्रॉन को किस लिए माना जाता है, साइंटिफिक भाषा के बारे में जाना जाता है। और बिजनेस पर्पस से अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सी, वो कोबोल है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसे हम क्या कहते हैं, कोडेजाइल भी कहते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम एंड लैंग्वेज कंपनी ने इसे विकसित किया है ना। इसे किस कंपनी ने विकसित किया था, तो हम कहेंगे कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम एंड लैंग्वेज कंपनी ने इसे विकसित किया था। कोबोल का विकास किसने किया, तो ग्रेस मोरे हुपर ने किया 1969 में। नहीं पूछा जाता है ना, बहुत कम पूछा जाता है। और इसे मान्यता एएनएसआई के द्वारा ही दी गई। कंपनी या सरकारी संगठनों के लिए व्यावसायिक प्रयोजन, अनुप्रयोगों और वित्तीय प्रशासनिक प्रणाली के लिए हमारी ये लैंग्वेज है। कोबोल लैंग्वेज पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में विभाजित होती है। इसमें विभाजित होती है तो हम कहेंगे जो कोबोल लैंग्वेज है ये हमारी पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में विभाजित होती है। इसका अन्य संस्करण विजुअल कोबोल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोबोल लैंग्वेज का दूसरा वर्जन कौन सा है हमारा, तो हम कहेंगे विजुअल कोबोल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि भैया ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हमें समझाने वाला नहीं है। सीधे सीधे फैक्ट हैं जो आपको देखने हैं, और एक एक बार तो एटलीस्ट देखने ही देखने हैं, क्योंकि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट भी फैक्ट भी मिलेंगे जहाँ पर मैं गोला बना रहा हूँ, और बस उसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आप चाहो तो पूरे पूरे नोट्स ना बना करके सिर्फ जहाँ मैं एक गोल सर्कल बना करके क्वेश्चन बना रहा हूँ वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखेंगे। इसके बाद अगला है हमारा बेसिक लैंग्वेज। बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी उसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताएंगे, तो हम क्या कहेंगे। हाँ, ठीक है। अब ये इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है सिर्फ, है ना? जो बेसिक लैंग्वेज है हमारी, इसकी सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इससे कम पूछी जाती हैं। तो क्या होगी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होती है। इसे सभी भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बता वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कोई और लैंग्वेज सीखनी है, तो पहले ये तो सीखनी पड़ेगी। जैसे जब हम नॉर्मली बात करते हैं, तो अगर कोई कंप्यूटर कोर्स करना है तो सबसे पहले नॉर्मली हमें कंप्यूटर फंडामेंटल तो आना ही चाहिए, चालू कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये आनी चाहिए। उसके बाद कुछ और, है ना? बेसिक आना चाहिए पहले। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो पहले बेसिक आनी चाहिए, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसे सभी भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। और इस भाषा का जो विकास है वो सन 1964 में जॉन जी कैमनी एंड थॉमस ई कर्ट्स ने किया था। नहीं पूछी जाएगी, ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। ये तो पूछी जा सकती है बेसिक, लेकिन ये नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो जानना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक ही है। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो वो बेसिक ही है। पीसी में प्रयोग होने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज यही थी। पीसी में प्रयोग होने वाली पहली व्यापारिक भाषा यही थी। इसका प्रयोग व्यावसायिक व गणितीय दोनों कार्यों हेतु किया जाता है। ठीक है, और छात्रों को प्रोग्राम लिखने का तरीका सिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो भाई नॉर्मल सी बात है, जब प्रोग्राम की स्टार्टिंग ही हो रही है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं भी लिखूंगा तब भी आपको अपने आप ही याद बनी ही रहेगी। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, क्या है जी, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, मैं बना दूंगा बच्चे हैं, मैं बिल्कुल बना दूंगा बाद में। अभी हम देखते हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज का जो विकास है वो सन 1972 में AT&T बेल लैब में डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंघम ने किया था। किसने किया था, डेनिस रिची एंड ब्रायन कर्निंघम ने किया था। ठीक है, यूनिक्स इस भाषा में बना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था। क्या है, जो यूनिक्स है हमारा, ये इस भाषा में बना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था। ये लाइन आपसे पूछी जाती है कि बताओ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता ली थी। मतलब समझो क्वेश्चन कहां से कहां पूछ रहा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहुंच गए हम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हमें किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमने सहायता ली थी, तो वो है हमारे यहाँ पर सी लैंग्वेज। ठीक है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलें इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सी। तो भैया क्या है, एक पॉपुलर और प्रभावी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग सिस्टम प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट में किया जाता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सिस्टम प्रोग्रामिंग वगैरह में डेनिस रिची, क्रिएटर ऑफ सी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, 1941 से 2011 तक ये जीवित रहे। 2011 में इनका निधन हो गया। ठीक है जी, चलो ठीक है। इसके बाद डेनिस रिची नाम ज़्यादा पूछा जाता है, उनके साथ वालों का नाम नहीं पूछा जाता। अगला है हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो LLL एंड HLL का संयोजन है। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो दोनों का ही कॉम्बिनेशन होती है। और ये सन 1979 में बेल लैब में किसने बनाई थी, बिजार्न स्ट्रोस्ट्रप ने के द्वारा विकसित की गई थी। और इसका जो पुराना नाम है वो था सी विद क्लासेस हुआ करता था। 1983 से इसका नाम बदल करके सी प्लस प्लस हो गया। इन सब में जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज कौन सी है, वो यही है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग सिस्टम प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट और उच्च प्रदर्शन के लिए किया गया है। ये आप देख सकते हैं सी प्लस प्लस इन्होंने बनाई। ठीक है, ओके दोस्त। इसके बाद हमारा एक अगला नाम आता है जावा लैंग्वेज का। किसका, एक अगला नाम हमारा यहाँ पर आता है जावा। तो इसे सन 1995 में, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंट्रोडक्शन तक की बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, कि इसे 1995 में सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में जेम्स गॉसलिंग के द्वारा बनाया गया। कैसे, जो जावा लैंग्वेज है हमारी, इसे सन 1995 में सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में जेम्स गॉसलिंग के द्वारा बनाया गया था। और मोबाइल, एसी, टीवी, डिजिटल फ्रिज, ETC इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कंट्रोल करने के लिए रिमोट के सिग्नल में जावा भाषा का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे इन सब में जावा भाषा का ही इस्तेमाल होता है। अगर आपसे पूछे मोबाइल, एसी, टीवी, डिजिटल फ्रिज या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो रिमोट होते हैं हमारे, इनमें कौन से सिग्नल में कौन सी भाषा यूज होती है, जावा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और इसे किसने बनाया था, तो 1995 में सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जावा लैंग्वेज। अब अगर मैं बात करूं जावा, तो यह एक उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म निर्भर है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या गेम डेवलपमेंट में किया जाता है। एंड्रॉइड के विकास की आधिकारिक भाषा जावा ही है। यानी कि जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, वो हमारी जावा ही है। तो एक होती है जावा स्क्रिप्ट।
ये कुछ स्त्रियां असिंक्रोनस और मुख्य रूप से वेब डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसका उपयोग बैकएंड डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन और गेम डेवलपमेंट में भी हो रहा होता है। किसका? जावा स्क्रिप्ट का। इन सभी के बारे में आपको थोड़ी-थोड़ी जानकारी, जैसे कि मैं आपको देता चल रहा हूँ, इतनी-इतनी जानकारी ही लेनी है। ये ज़रूर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर एक दिन में इतनी सारी जानकारी हम कैसे कंज़्यूम करेंगे या इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद करेंगे? ये स्वाभाविक भी है, लेकिन प्यारे बच्चे यही करना है, इसके अलावा इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानने से कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो-जो इम्पोर्टेंट है, जो-जो कई बार पूछी जाती हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? आगे बढ़ें? चलो, आगे बढ़े अब हम यहाँ पर, है ना? लास्ट लाइन नहीं समझ में आई? इसका उपयोग बैकएंड डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन और गेम डेवलपमेंट में भी होता है और वेब डेवलपमेंट का मतलब पता है क्या होता है आपको? या मैं कहूँ जैसे आपने देखा होगा अभी एक शब्द था वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होती है पता है आपको? तो जैसे आप देखोगे कि गूगल पर ही कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो गूगल पर ही काम कर जाती हैं। जैसे अगर आपने कोई फ़ोटो खींची, वो फ़ोटो 3 एमबी की थी, आपको उसे 150 केबी में अपलोड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पर जाते हैं, हम डालते हैं साइज़ रिड्यूसर, एक ऐसे वहीं पे उसमें गूगल क्रोम में ही डाउनलोड नहीं करना पड़ा वो एप्लीकेशन, वहीं पर आ जाएगा, अपनी फ़ोटो अपलोड कर दो और वहाँ से साइज़ कम कर लो, हो जाएगी। यानी कि वो एप्लीकेशन कहाँ पर है? इंटरनेट पर ही है, इंटरनेट पे काम कर रही है, तुम्हें अपने सिस्टम में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या है हमारा? वो हमारा एक वेब एप्लीकेशन होता है। कौन-सा? वो हमारा एक वेब एप्लीकेशन प्यारे बच्चे होता है। ठीक है? इसके बाद अगला नाम है हमारा कोटलिन करके कोटलिन। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग जावा वर्तमान और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। कौन-सी? अगर मैं आपसे पूछूँ जो कोटलिन है हमारी, है ना? चलो, हम यहाँ पर देखेंगे जो कोटलिन है हमारी, यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग जावा वर्तमान में जो है और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। कोटलिन जेटब्रेन द्वारा विकसित की गई एक एंड्रॉइड ऐप की गई है और यह एंड्रॉइड ऐप विकास के लिए एक प्राथमिक भाषा बन चुकी है। कोटलिन को गूगल ने एंड्रॉइड विकास के लिए आधिकारिक भाषा घोषित किया है। ठीक है? हम आज सारी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। हम आज एक काम कर लेते हैं, 10 आज पढ़ लेते हैं, बाकी की कल की क्लास में कर लेंगे। अभी पेपर दूर है, तो हमें ऐसी कोई सिलेबस को निपटाने की आफत नहीं है कि आपको समझ में ना आए और दिक्कत हो आपको, नहीं। ठीक है? थोड़ा-थोड़ा कंज़्यूम करेंगे ढंग से। प्रोलोग लैंग्वेज क्या है जी? तो प्रोलोग की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। क्या होगी? तो हम क्या कहेंगे, जो प्रोलोग शब्द होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हम कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसे 1970 के दशक की शुरुआत में 1972 से 1973 में एलन कोल में में राउल और रॉबर्ट कावलियर द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ प्रोलोग लैंग्वेज जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। बस इतनी ही बात आप देखेंगे। लेकिन ये जो लैंग्वेज है प्रोलोग लैंग्वेज, ये एआई से संबंधित है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट कर लेना कि प्रोलोग का उपयोग अक्सर विशेषज्ञ प्रणाली, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और अन्य एआई अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसका घोषणात्मक दृष्टिकोण से विशेष रूप से उन समस्याओं के लिए उपयुक्त बनाता है जहाँ तक तर्क महत्वपूर्ण होते नहीं। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्रोलोग जो लैंग्वेज है इसका प्रयोग एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल प्रोग्राम में किया जाता है बस। तो क्या चीज़ सीखोगे? प्रोलोग की फुल फॉर्म प्रोग्रामिंग इन लॉजिक और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? एआई में किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। ठीक है? इसके बाद एक फुल फॉर्म है हमारी कोमल करके, है ना? वैसे तो देखो कोमल ये होती है, लेकिन ये वो वाली कोमल नहीं है। क्या है जी ये? इसे पढ़ते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। क्या है? इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसे विशेष रूप से शिक्षण उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया था और ये बेसिक और पास्कल जैसी भाषाओं के गुणों को मिलाने का प्रयास करता है। क्या है जो कॉमन लैंग्वेज है? इसे विशेष रूप से शिक्षण उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया था, यानी कि सिखाने के लिए, और ये बेसिक और पास्कल जैसी भाषाओं के गुण इसमें मौजूद होते हैं। इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो आर क्रिस्टनेंसन के द्वारा इसे क्या है डेवलप किया गया था। इंपॉर्टेंट ये लाइन नहीं है, कोमल की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या है मेरे भाई? फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर? अपने अगले पर जिसका नाम है लोगो। तो लोगो की भी क्या है दोस्त? फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट। जो लोगो है हमारा, इसकी भी क्या है? फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है। और क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? हम क्या कहेंगे? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक्स लैंग्वेज होती है। क्या होती है? तो हम कहेंगे लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक्स लैंग्वेज होती है। अमेरिका के सैमुअल पेपर्ड वेलिस ड्राइंग इन सब ने मिलकर के बनाई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतने नाम कभी नहीं पूछे जाते। लेकिन लोगो जो है ये बच्चों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई में काम आती है और इन्हें रेखा चित्र और ग्राफ की शिक्षा देने में प्रयोग की जाती है। कौन सी प्रोग्राम? ये आपके लोगो। और ये क्या है? लोगो भाषा में रेखा चित्र और ग्राफ आदि के लिए त्रिकोणाकार आकृति को टाइटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइटल कहा जाता है, यानी कि लोगो भाषा में रेखांकित चित्र व ग्राफ आदि के लिए त्रिकोणाकार जो आकृति होती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे टाइटल हमारा कहा जाता है। ठीक है? वेरी गुड। तो एक बार सभी दोस्त यस करके मुझे अगेन बताएँगे, फिर हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। ठीक है जी, चलिए। तो एक बार अब हम शुरू से लास्ट तक रिवाइज़ कर लें फिर से और फिर हम आपकी आज की क्लास को पूरा करेंगे, बाकी चीज़ें कल की क्लास में जान लेंगे। ठीक है दोस्त? तो हम यहाँ पर देखेंगे फिर से अगेन, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, कंप्यूटर लैंग्वेज को 2 भागों में बाँट रहे हैं, है ना? कंप्यूटर लैंग्वेज को 2 भागों में बाँट रहे हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हमारी यहाँ पर कौन-सी? एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक है हाई लेवल। लो लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज जिसे हम बाइनरी कहते हैं और असेंबली जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड वगैरह की। ठीक है? चलो, इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज कौन-सी होती है? तो हम क्या कहेंगे? हाँ, है ना? तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन-सी होती है? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। भाषा सरल होगी, है ना? समझ देखो चीज़ें भले ही पहली बार पढ़ रहे हो, बट उसके बावजूद भी जो भाषा इसकी लिखी गई है, वो बिल्कुल सादा-सी ही लिखी गई है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये सभी चीज़ें मैं आपको अभी रिवाइज़ करा चुका था। हाई लेवल लैंग्वेज पे हम पढ़ रहे थे। तो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा को समझने में आसान होती है। बोलचाल व लिखने में प्रयुक्त भाषा और यूज़र द्वारा इसे समझने में आसानी होती है और प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा पूर्व निर्धारित शब्दों और व्याकरण नियमों का एक सेट होती है। ठीक है?
हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ पाता, तो इसे अगर कंप्यूटर समझ ले, यानी कि कंप्यूटर के समझने योग्य बनाने के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे ट्रांसलेटर की मदद लेते हैं। इन्हें लिखने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है और यह भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी गई है। फिर हम सबसे पहली लैंग्वेज की भाषा जिसका नाम है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, पहली उच्च स्तरीय भाषा जिसकी रचना सन 1954 में जॉन बेकस ने की। ये चीज मायने नहीं रखती। फोर्ट्रॉन सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा, ये याद रखिए। दूसरा, इसका प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया गया, ये याद रखिए। और यह इसमें 72 मैक्सिमम वर्ड होते हैं, बीजगणित पर आधारित है, यहाँ तक याद रखिए, ठीक है। चलो, इसके बाद कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है कोबोल। इसके बाद हम देखेंगे कि ये व्यापारिक प्रयोग के लिए बनाई गई है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। इसे कोडेल्स कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे क्या है कि कोबोल लैंग्वेज पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में क्या है? विभाजित होती है आपकी। फिर बेसिक की फुल फॉर्म क्या है हमारी, है ना? अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? वेरी गुड। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होती है। कुछ याद रखो ना रखो, कुल मिलाकर के मेरी बात इतनी समझना कि आप इनकी नाम, इनकी फुल फॉर्म और इनकी एक-एक, दो-दो लाइनें जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उन्हें देख लेना। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पूरा-पूरा नहीं रटना। जहाँ मैं बता दे रहा हूँ नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करो नाम याद। जहाँ मैं बता दे रहा हूँ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करो डेट याद। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है, वो प्यारे दोस्त पूछी जा सकती है। जैसे कि ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ सी लैंग्वेज किस लैब में बनाई गई थी, है ना? तो हम क्या कहेंगे? बेल लैब में डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी। कौन से में? बेल लैब में डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी और यूनिक्स जो है वो इसी भाषा में बना हुआ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है? इसके अलावा हम देखेंगे कि यह एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस है ये, इसमें दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं एक तरह से, ठीक है? इसके बाद हमने और आगे देखा जावा लैंग्वेज, तो जावा लैंग्वेज हमारी रिमोट वगैरह होते हैं उनमें यूज़ होती है। सन माइक्रो सिस्टम 1995 ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। ठीक है? इसके बाद हम और आगे बढ़े तो हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में जाना। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो हमने कोटलिन के बारे में जाना कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग जावा वर्तमान या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट आदि में किया जाता है। फिर प्रोलोग लैंग्वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो प्रोलोग लैंग्वेज है ये एआई से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो हम क्या कहेंगे? वो हमारी यहाँ पर प्रोलोग लैंग्वेज है और ये कई बार आपसे पूछी गई है। यूज़ इन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिक प्रोग्राम। ठीक है? अगला हमारा कोमल था, तो कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। और अगला हमारा लोगो है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक्स लैंग्वेज। ये हमारी क्या है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है रेखा चित्र और ग्राफ की शिक्षा वगैरह में हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बाकी याद तो नहीं हो पाई होगी, होगी भी नहीं एकदम से, लेकिन जब आप इसका रिवीजन कर रहे होंगे या जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो अपने आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है? उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नई एक शानदार सेशन के साथ, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए।